हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम रिवेटेड जॉइंट को एनालाइज कैसे कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। फिर आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स, जो कि हम प्रैक्टिकली मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करके समझेंगे और कुछ कि कैसे एनालिसिस किया जाता है। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में दिया गया है 2 plates of 8 mm and 10 mm are jointed by 16 mm PDF rivets in a single riveted lap joint. Calculate rivet value। तो हमें रिवेट वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो जैसे कि मैंने बताया था, रिवेट वैल्यू जो होती है वो मिनिमम ऑफ शेयरिंग स्ट्रेंथ और बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, इनमें से जो मिनिमम होता है वो वही होती है हमारी रिवेट वैल्यू। तो हम पहले समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम में दिया क्या है। तो हमें 2 प्लेट दी गई है 8 mm और 10 mm। अगर हम जब ड्राइंग बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते हैं। हम इसको कहते हैं 6 mm प्लेट, और ये हो गई हमारी 8 mm वाली। और सिंगल रिवेटेड जॉइंट बोला है, मतलब सिर्फ एक ही लाइन होगी रिवेट की। इस प्रकार से तो एक ही सीआर प्लेन होगा। यहाँ पर हमें बोला गया है 16 mm PDF, मतलब हमारे पास जो गिवन डी वो है 16 mm, और दिया गया है PDF मतलब पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट। पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट तो हमारे पास डी है। तो सबसे पहले हमें ग्रॉस डायमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जैसे कि ये वैल्यू है 16, मतलब 25 से नीचे ही वैल्यू है। तो इसके लिए हमें ग्रॉस डायमीटर जब हम फाइंड आउट करेंगे D0 इक्वल टू हम 1.5 mm ऐड करेंगे इसमें। 16 प्लस 1.5 दैट इज इक्वल टू 17.5 mm। अब हमें PDF मतलब पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट दिया गया है, क्योंकि हमें जब शेयर स्ट्रेंथ और बेयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे तो हमें परमिसिबल स्ट्रेसेस की वैल्यू लगेगी, जो कि हमें दी गई है IS कोड के टेबल नंबर 8.1 में। तो वैल्यू होती है, अगर पावर ड्रिवन रिवेट है तो हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है फॉर पावर ड्रिवन 100, और बेयरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है सिग्मा। बेयरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है हमारे पास 300। ये हमें दिया गया है, बट ये जो वैल्यू है ये हमें दी गई है शॉप रिवेट के लिए, लेकिन हमें जब कैलकुलेट करना है वो फील्ड रिवेट के लिए कैलकुलेट करना है। फील्ड रिवेट तो हम इसमें 10% डिडक्शन करेंगे। जैसे कि हमें IS कोड में दिया गया है कि इन स्ट्रेस का 10% रिड्यूस करना है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 0.9, मतलब इसका हम 90% कंसिडर करेंगे। तो अब हमें शियर स्ट्रेंथ और बेयरिंग स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी, तभी हमें रिवेट वैल्यू मिलेगी। तो हम अगर शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लिखते हैं PS इज इक्वल टू, मतलब शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इज इक्वल टू पाई बाय 4 D0 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टाउ VF। और जैसे कि हमारे पास यहाँ पर सिंगल शेयर है, मतलब सिंगल प्लेन है शेयरिंग का, तो हमें मल्टीप्लाई बाय शेयरिंग नंबर ऑफ प्लेन वो निकालना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आएगी हमारी 5/4 मल्टीप्लाई बाय 17.5 स्क्वायर। अब हम 17 ले रहे हैं क्योंकि जब रिवेट हम इंसर्ट करेंगे तो वो एरिया फिल कर लेगा, मतलब ग्रॉस डायमीटर बन जाएगा उसका। और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू होता 100 मल्टीप्लाई बाय 0.9। अगर हम इसे कैलकुलेट करते ही तो ये आएगा हमारा तो वैल्यू आ रही है 2164.7.53। जैसे कि हमने न्यूटन पर mm स्क्वायर में स्ट्रेस लिया है और एरिया mm स्क्वायर में लिया है, तो ये वैल्यू भी न्यूटन में आएगी, लेकिन हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं किलो न्यूटन में 21.64।
अब हम कैलकुलेट करते हैं बेयरिंग स्ट्रेस। तो बेयरिंग स्ट्रेस के लिए हमें स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया अंडर बेयरिंग। तो बेयरिंग स्ट्रेस के लिए हमें जो 6 mm है मतलब थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट वो लेना है, क्योंकि अगर एरिया कम है तो मतलब स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, अगर स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो फेल्यूर होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा होंगे, इसलिए हमें लेस थिकनेस कंसिडर करनी पड़ती है। तो पी बी इज इक्वल टू सिग्मा पी एफ मल्टीप्लाई बाय डी जीरो मल्टीप्लाई बाय टी विच इज इक्वल टू 300 multiply by 0.9 multiply by 17.5 multiply by t जो हम ले रहे हो 6 mm मिनिमम। तो अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलेगा 0.9 17.5 multiply by 6। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 28350 न्यूटन। अगर हम इसे कन्वर्ट करें किलो न्यूटन में तो हमारे पास आएगी 28.35 किलो न्यूटन। अब इन दोनों में से जो वैल्यू है वो लेस वैल्यू है, इसलिए हम इसे कहेंगे रिवेट वैल्यू। देयरफॉर इस वैल्यू को हम रिवेट वैल्यू कहेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एस PS is less than PB, therefore PS that is 21.65 kilonewton is रिवेट वैल्यू। तो इस तरह से हम इस ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब हम आगे और एक प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे पास है वो ये कैलकुलेट द रिवेट वैल्यू ऑफ अ जॉइंट शोन इन फिगर। हमें ड्राइंग दिया गया है और बोला गया है कि रिवेट वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हमें इसमें कुछ कंडीशन नहीं दी गई है कि फील्ड ड्रिवन है या पावर ड्रिवन है, हैंड ड्रिवन है, कुछ दिया नहीं गया है। तो हम पावर ड्रिवन शॉप रिवेट कंसिडर करेंगे सिंपली। तो हमें इसमें डबल कॉल बट जॉइंट दिया गया है, तो इसमें जो मिनिमम थिकनेस होगी वो आप कहेंगे कि 8 mm होगी, लेकिन ये दोनों प्लेट्स एक साथ एक्ट करती, इसलिए इसकी थिकनेस कंसिडर नहीं की जाएगी, क्योंकि इसकी जो अगर मिनिमम थिकनेस कैलकुलेट करेंगे तो दोनों कॉल प्लेट की थिकनेस हो जाएगी 8 + 1 8 16 mm। लेकिन 16 और 12 में से अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो 12 mm जो होगी वो हमारी मिनिमम थिकनेस होगी। तो हम लिख लेते पहले T = 12। हम रिवेट का डायमीटर, एक मिनट भूल गया था लिखना, 20 mm गिवन है, 20 mm गिवन है, फिगर भी दिया गया है। अब हम देखते हैं ग्रॉस डायमीटर निकालना पड़ेगा। तो D = 20 mm, इसलिए D0 = 20 + 1.5 = 21.5 mm। ये हमारे पास ग्रॉस डायमीटर आ गया, क्योंकि 25 से कम है इसलिए हमने 1.5 ऐड किया है। अब हमें टाउ VF और सिग्मा PF मतलब परमिसिबल स्ट्रेस इन बेयरिंग और परमिसिबल शियरिंग स्ट्रेस, इसकी वैल्यू दी नहीं गई, लेकिन हम यहाँ पर लिख सकते हैं 100 और यहाँ पे 300 और नीचे लिखेंगे एजुमिंग PDS मतलब पावर ड्रिवन शॉप रिवेट, इसलिए हम 100 और 300 लेंगे। अब हम एनालाइज करते हैं, रिवेट वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब है हमें शियर स्ट्रेस और बेयरिंग स्ट्रेस दोनों निकालनी पड़ेंगी। तो हम पहले कैलकुलेट करते हैं। शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, तो वो होगा PS = टाउ VF मल्टीप्लाई बाय π/4 D02 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हमें 2 क्यों ले रहे हैं?
क्योंकि हमें डबल कवर वर्जन दिया गया है, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर प्लेन जो है वो 2 है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई बाय 2 किया है यहाँ पर। अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसको तो पी एस इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 21.5 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 2। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते तो हमें मिलेगा 100 मल्टीप्लाई बाय 21.5 स्क्वायर हमें मिलेगा 72,610 न्यूटन। तो हम कह सकते हैं 72.61 किलो न्यूटन। अब हमें कैलकुलेट करना है बेयरिंग स्ट्रेंथ। तो बेयरिंग स्ट्रेंथ के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं बेयरिंग स्ट्रेंथ PB। तो इसके लिए होगा टाउ PF मतलब स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया कॉन्टैक्ट एरिया। तो होता है D0 मल्टीप्लाई बाय T, जो होता है थिकनेस ऑफ स्मॉलर प्लेट। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 21.5 मल्टीप्लाई बाय 12 mm। तो ये आ जाएगा हमारे पास 300 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 21.5। तो ये 77.400 न्यूटन और किलो न्यूटन में 77.4 किलो न्यूटन। तो हमारे पास जो रिवेट वैल्यू आती वो मिनिमम शेयरिंग में आती। तो इसलिए हम कहते हैं रिवेट वैल्यू इज 72.61, क्योंकि इन दोनों में से 77.4 और 72 में से ये कम है, इसलिए हम इसे रिवेट वैल्यू करते हैं। अब हम कुछ और टाइप के एग्जांपल्स देखते हैं। तो अगला जो प्रॉब्लम है हमारे पास ये रहा वो, तो इसमें पूछा गया है रिवेट वैल्यू एंड एफिशिएंसी ऑफ डबल रिवेटेड डबल कवर बॉडी जॉइंट। तो हमें पहले इस डेटा को यूज करके ड्राइंग बनानी पड़ेगी। इफ थिकनेस ऑफ मेन प्लेट इज 16 mm, मतलब जिन प्लेट्स को हमें ज्वाइन करना है उनकी थिकनेस गिवन है वो है 16 mm और कवर प्लेट की थिकनेस दी नहीं गई है, तो वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। हम देखते हैं कैसे करते हैं। आगे प्रॉब्लम पढ़ते हैं। डायमीटर ऑफ रिवेट इज 22 mm, डायमीटर दिया गया है 22 mm। कंसीडर HDS रिवेट मतलब हैंड ड्रिवन शॉप रिवेट, ऐसा कंसीडर करने को बोला है। और पिच लेंथ दी गई है 60 mm, मतलब हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है वो पर पिच लेंथ करनी है। तो अब हम देखते हैं, पहले हम ड्राइंग बना लेते हैं डबल कवर डबल रिवेटेड बट जॉइंट। तो सपोज ये हो गई हमारी कवर प्लेट, ये जो प्लेट है इसी को हम कहते हैं मेन प्लेट, जिससे लोड ट्रांसफर होगा। इसके बाद फिर से एक कवर प्लेट आएगी और हमें बोला गया है डबल रिवेटेड। डबल रिवेटेड का मतलब यहाँ पे दो चेन्स होगी रिवेट की, तो हम रिवेट सिर्फ एक ही लाइन से डिनोट करेंगे यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर इसकी थिकनेस तो पता है, इसकी थिकनेस दी गई हमें 16, लेकिन हमें कवर प्लेट की थिकनेस नहीं पता है, तो हमें पहले कवर प्लेट की थिकनेस निकालनी पड़ेगी। तो डिजाइन में एक क्राइटेरिया है थिकनेस ऑफ कवर प्लेट लेने का। तो क्राइटेरिया है थिकनेस ऑफ कवर प्लेट शुड नॉट बी लेस देन 5/8 ऑफ थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। जो थिकनेस ऑफ कवर प्लेट है मतलब मिनिमम 5/8 ऑफ टी तो होनी चाहिए एक कवर प्लेट की थिकनेस। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं T1, हम इसे T बोलते हैं, इसे T1 बोलते हैं थिकनेस ऑफ कवर प्लेट को। फाइव बाई 8 ऑफ 16, तो ये 1 2 आ जाएगा हमारा 10 mm। इस प्रकार से हमें अब थिकनेस ऑफ कवर प्लेट मिली। अब हमें फाइंड आउट करना है मिनिमम थिकनेस क्या होगी। तो हम
T1 इज इक्वल टू, अब ये की प्लेट है इसलिए पर हमें पता है कि 10 प्लस 10 पूरी टोटल थिकनेस होगी कॉर्नर प्लेट की, तो 10 प्लस 10 इक्वल टू 20 mm। और उसके बाद में हमने अब 20 mm निकाल लिया। उसके बाद जो मेन प्लेट की थिकनेस है वो है 16 mm, तो इन दोनों में से लेस जो है ये 16 mm है, इसलिए हम इसे कैलकुलेशन में लेंगे। कभी भी बेयरिंग वगैरह कैलकुलेट करेंगे तो इसका कंसीडर करेंगे 16 mm वाली प्लेट को। अब हमें पूछा गया है रिवेट वैल्यू, तो हम पहले रिवेट वैल्यू का मतलब होता है किसी एक रिवेट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मतलब मिनिमम स्ट्रेंथ सॉरी, मतलब एक रिवेट मैक्सिमम कितना लोड कैरी कर सकता है, जो मिनिमम होगा वहीं पर वो फेल हो जाएगा, इसलिए जो मिनिमम होता है वो हम लेते हैं। तो रिवेट वैल्यू मतलब एक रिवेट के लिए कितना स्ट्रेंथ हो, मतलब एक रिवेट कितना लोड कैरी कर सकता है, वो होता है रिवेट वैल्यू। तो हम उसे जैसे हमने पिछली बार किया था वैसे ही करते हैं। पहले हैंड ड्रिवन शॉप रिवेट है तो इसके लिए हमें स्ट्रेसेस की वैल्यू पता है, जो कि हम लेते हैं आईएस टेबल, आईएस कोड में से टेबल नंबर 8.1 में से, एज पर IS 800 1984 फॉर HDS हैंड ड्रिवन शॉप रिवेट, टाउ VF इज इक्वल टू, टाउ VF दिया गया है हमें 80 फॉर एंड टाउ सॉरी सिग्मा PF जो है हमारे पास वो है 215, हैंड ड्रिवन के लिए 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अब हमारे पास है स्ट्रेसेस की वैल्यू। अब हम स्ट्रेंथ निकालते हैं, PS मतलब स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शेयरिंग, तो वो हो जाएगी हमारी 80 मल्टीप्लाई बाय π/4 मल्टीप्लाई बाय d0 स्क्वायर। अब हमें d दिया गया है 22, तो d0 निकालना पड़ेगा। हम यहाँ पर d0 निकाल लेते हैं। d0 इज इक्वल टू 22 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 23.5 mm। और अगर हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा 80 मल्टीप्लाई बाय π/4 34.7 किलो न्यूटन। लेकिन यहाँ पर डबल शेयर है, मतलब नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स भी हमें कंसिडर करने पड़ेंगे, एक और दो, तो इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एस PS इज इक्वल टू 2 इंटू 34.7 इज इक्वल टू ये आ जाएगा नियरली अबाउट 70 किलो न्यूटन। उसके बाद में हमारे पास ये तो हो गया पहला शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। अब हम फाइंड आउट करेंगे बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, जो होता है PP इज इक्वल टू सिग्मा PF मल्टीप्लाई बाय d0 मल्टीप्लाई बाय P इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई बाय d0 जो है हमारे पास वो है 23.5 मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट हमने निकाला 16 mm। तो अब हम इसके लिए कैलकुलेट करते हैं 250 मल्टीप्लाई बाय 23.5 मल्टीप्लाई बाय 16, ये हो गया हमारे पास 94 किलो न्यूटन। तो हमारे पास रिवेट वैल्यू इज इक्वल टू 70 किलो न्यूटन। तो रिवेट वैल्यू जो आती है हमारे पास वो आती है 70 किलो न्यूटन। अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं जो कि है इफिशियंसी। तो अब हमारा अगला पार्ट जो है वो है इफिशियंसी। तो इफिशियंसी फाइंड आउट करने से पहले अगर हमने देखा है कि पर पिच लेंथ कैलकुलेट करते पहले हमें स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद में हमें स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकालना पड़ेगा। तो पहले हम स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। पहले हम इसका डायग्राम बना लेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, विजुअलाइज हो जाए कि पर पिच लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे।
ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये ऊपर जो है कवर प्लेट है, और ये दो रिवेट सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमें पिच दी गई है 60, पिच दी गई हमें 60 mm। अब हमें पर पिच लेंथ के लिए मतलब इस पोर्शन के लिए स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो क्योंकि इजी होगा, क्योंकि हमें विड्थ दी नहीं गई, सिर्फ पिच दी गई है। अब आप कहेंगे कि ये तो गेज डिस्टेंस है, पिच कैसे होगी? तो ये परपेंडिकुलर पिच, मतलब हम जब भी पर पिच लेंथ बात करेंगे तो इस बैंड में करेंगे, मतलब इस बैंड में, इस गेज के बैंड में। तो अब देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ, पहले हमें स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट फाइंड आउट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कैसे निकलता है। हमने जो रिवेट वैल्यू देखा था, हमने वो एक सिंगल रिवेट के लिए देखा था, मतलब एक रिवेट कितना फोर्स कैरी कर सकता है। लेकिन हम अब देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, मतलब इसमें अगर हम रिवेट की बात करें, रिवेट की शेयरिंग और बेयरिंग की, तो सभी रिवेट मिलकर कितना शेयर कैरी कर सकते हैं, ये होगा इसका स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इन शेयरिंग। बेयरिंग में भी वैसे नंबर ऑफ रिवेट्स, सारे नंबर ऑफ रिवेट्स मिलकर कितना बेयरिंग स्ट्रेसेस कैरी कर सकते हैं। और उसके बाद में होगा टीयरिंग ऑफ प्लेट। तो हमें तीनों चीजें चेक करनी पड़ेंगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स। तो हमारे पास वही फॉर्मूला लगाना है हमें, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ रिवेट्स लगेंगे, मतलब 2, क्योंकि और डबल का बढ़ जाएंगे, इसलिए 2 × n n मतलब उस पिच लेंथ में कितने नंबर ऑफ रिवेट्स आ रहे, उसके बाद टाउ VF मल्टीप्लाई बाय π/4 d0²। तो हमने इस और इस टर्म, मतलब रिवेट वैल्यू के लिए अगर मैं ऐसे लिख दूँ इसको n × 2। अब हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी पिछले बार, मतलब जो कि आई थी 70, ये रिवेट वैल्यू है। तो अगर हम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब n यहाँ पर है, एक पिच लेंथ में आधा जॉइंट अलग अलग फेल होंगे, मतलब अगर या तो ये पोर्शन फेल होगा या तो ये पोर्शन फेल होगा। तो हम इसकी बात करते हैं पर पिच लेंथ, यहाँ पर नंबर ऑफ रिवेट्स कितनी है, तो ये आधा 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 आधा, मतलब एक और एक, दो रिवेट्स है यहाँ पर। तो 2 × 70 = 140 kN। इतना शेयर कैरी कर सकते हैं हमारे रिवेट जॉइंट के अंदर। तो एक पैरामीटर हो गया। अब दूसरा हम बात करते हैं बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, जिसमें कि हम कैलकुलेट करेंगे रिवेट कितना बियरिंग स्ट्रेस कैरी कर सकते। तो वो भी वैसे ही होगा, PS = n × सिग्मा PF मल्टीप्लाई बाय D0 मल्टीप्लाई बाय T। इसकी वैल्यू हमने पिछली बार कैलकुलेट की थी, जो कि आई थी 90। अब मुझे याद नहीं है, हम फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। n जो होगा वो 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 2 रिवेट है। उसके बाद ये 250 मल्टीप्लाई बाय D0 है हमारे पास 23.5 मल्टीप्लाई बाय T है 16। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 250 मल्टीप्लाई बाय 23.5 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये हमारे पास आ गया 188 kN। इतना है। अब हम बात करेंगे तीसरे टाइप के फेल्योर, मतलब या तो ये जो हमने देखा रिवेट इसमें फेल हो सकती है, मतलब इतना रिवेट कैरी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं टीयरिंग ऑफ प्लेट के लिए। तो टीयरिंग ऑफ प्लेट अगर हम देखेंगे तो टीयर होने के चांसेस जो है प्लेट के, वो यहाँ से इस पोर्शन में, क्योंकि ये क्रिटिकल सेक्शन है। तो हम पहले क्रिटिकल सेक्शन का एरिया निकालेंगे, लिख लेता हूँ मैं टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। अब हम कैलकुलेट करते हैं AM नेट एरिया, जो कि P -
एन डी जीरो मल्टीप्लाई बाई टी। एन जो कि नंबर ऑफ रिवेट्स इन द पिच, इसलिए हम एन और डी जीरो जो कि हमारा डायमीटर ऑफ होल, तो ये हो जाएगा 60 माइनस एन जो है 1 ही है क्योंकि यहाँ पर आता और यहाँ पर आता, इसलिए एक ही रिवेट है। डी जीरो जो है वो 23.5 मल्टीप्लाई बाई थिकनेस 16 mm, तो हमारा जो एरिया निकल के आता है वो है 60 माइनस 23.5 मल्टीप्लाई बाई 16, 584 एम स्क्वायर। और हमें अगर स्ट्रेंथ की बात करनी है, प्लेट की टीयरिंग स्ट्रेंथ की, तो पीटी मतलब टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट वो हो जाएगा हमारा एम मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एटी। अब हम अगर आप बोलेंगे कि सिग्मा एटी क्या है, अगर हमें कुछ नहीं दिया गया है, मतलब हमें ग्रेड ऑफ स्टील वगैरह कुछ दिया नहीं गया है क्वेश्चन, तो हम बोलेंगे एज्यूमिंग एफ वाई इक्वल टू 250 एंड सिग्मा एटी इज इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई बाय एफ वाई विच इज इक्वल टू 150। 250 मल्टीप्लाई बाय 0.6 करेंगे तो हमें 150 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें सिग्मा 80 मिल गया, ए एन हमने कैलकुलेट किया है, तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 584 मल्टीप्लाई बाय 150 ये कितना आता है, तो ये आ गया हमारे पास 87.6 किलो न्यूटन। हमारे पास प्लेट की जो स्ट्रेंथ है वो आ गई 87.6। मतलब अगर हम जब भी लोड अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले वो 87 धीरे धीरे अप्लाई करेंगे तो 87 तक पहुंचेगा, फिर 140 तक पहुंचेगा, फिर 188 तक पहुंचेगा लोड। लेकिन जब वो 87 पे होगा तभी प्लेट फेल हो जाएगी, तो मतलब जॉइंट फेल हो गया, मतलब जॉइंट की स्ट्रेंथ उतनी है जो कि इन तीनों में से मिनिमम वैल्यू है। हेंस अब हम नीचे लिख देते हैं स्ट्रेंथ ऑफ joint is minimum of pairs PB and PB लिखना चाहिए था यहाँ पर, PB and PT which is 87.6 किलो न्यूटन। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की। अब हमने स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट तो निकाल ली, अब हम एफिशिएंसी देखेंगे, तो मैं मिटा देता हूँ। तो हमने यहाँ तक बात कर ली थी स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट तक, तो अब हम एफिशिएंसी देखते हैं। तो एफिशिएंसी क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट विदाउट होल्स, या फिर हमें इसे ऐसे भी कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। मतलब अगर हम इसमें होल नहीं बनाएंगे तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। तो हम स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट विदाउट होल्स निकालते हैं, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट्स तो उससे पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया जो होगा, अब होल्स कंसिडर नहीं करेंगे हम, तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर होल्स ना कंसिडर करें हम, तो विड्थ आ जाएगी हमारे पास 60 और थिकनेस हमारे पास है 16 mm। तो हम देखेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 16 mm एरिया मिलेगा हमें 960 mm स्क्वायर। और स्ट्रेंथ, अगर स्ट्रेंथ की बात करें हम, जो कि होता है, हम पी से डिनोट करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट होगा ए इंटू सिग्मा 80। सिग्मा 80 हमने पिछली बार कैलकुलेट किया था, जो कि 150 सिग्मा 80, तो ये आ जाएगा 150 तो ये 144 किलो न्यूटन।
144 किलो न्यूटन इस सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ है। और हम अगर इफिशियंसी निकालें तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट मतलब जो है 87.6 डिवाइड बाय 144 इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हमें परसेंटेज में चाहिए तो ये आ जाएगा 87.6 डिवाइड बाय 144 मल्टीप्लाई बाय 100 60.83। तो इफिशियंसी जो है हमारे जॉइंट की वो है 60.83। बट ये याद रखना कि जब आप ऐसे एग्जाम में या कहीं पर भी लिखोगे प्रॉब्लम सॉल्व करते समय तो आप लिखेंगे इफिशियंसी ऑफ जॉइंट पर पिच लेंथ। और हमने जो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट लिखी थी वो भी है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच लेंथ। अगर ये पर पिच लेंथ है तो ये भी पर पिच लेंथ में लेना है। अगर ये फुल विड्थ के लिए स्ट्रेंथ लेंगे हम तो ये भी फुल विड्थ के लिए लेना है हमें स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। यहाँ पे लिख देता हूँ efficiency of joint per pitch length is 60.83। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे रिवेटेड जॉइंट का डिजाइन मतलब डिजाइन कैसे किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।